तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर रहे हैं और सिर्फ आरजीपीवी का भी हम लोग लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा आपको डिलीवर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए तो अब हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम में सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखिए बहुत टाइप के फोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पुश और पुल होता है, बुल नहीं पुल होता है, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन अ बॉडी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स, प्लांट्स नहीं प्लैनेट्स होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड प्रेशर और द गैस प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द रफ सरफेस एंड ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि इतने टाइप के फोर्सेस हमारे डेली लाइफ में यूज में आते हैं। बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, न्यूटन्स के जितने लॉ हैं उसके हिसाब से फोर्स की अलग अलग डेफिनेशन है। हमने जो बात करी है वो करी है कि फोर्स टेंड्स टू मे बी डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिंपल अगर लैंग्वेज में हम लोग बोले तो फोर्स क्या है, तो फोर्स वो एक्शन है, एनी एक्शन दैट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर किसी भी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन करता है उसको हम लोग बोलते हैं बल या फोर्स, राइट। तो फोर्स क्या है, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे। अच्छा, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, जो ये बताता है कि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम सभी को पता है कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, राइट। चलिए अगर हमसे कोई बोले कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट होती है इसकी न्यूटन। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट है। फोर्स की एसआई यूनिट कौन है, न्यूटन है। और फोर्स होता क्या है, तो जनरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वही कहलाता है न्यूटन। एक यूनिट और हम लोग इसकी यूज करते हैं, दैट इज केजीएफ। तो 1 kgf जो होता है, किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो बराबर होता है 10 न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली। नहीं तो अदरवाइज आप 9.81 जो है वो परफेक्टली आप बोल सकते हैं, जो कि g की वैल्यू होती है 9.81, उसके न्यूटन के बराबर हो जाता है 9.81 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। और अगर हमें ऐसे ही लेना है तो हम 10 न्यूटन इसको ले सकते हैं। अब अगर हमसे कोई बोलता है कि कितने टाइप के फोर्सेस आपके मैकेनिक्स में यूज में आने वाले हैं, तो जनरली हम लोग 4 टाइप के फोर्सेस ज़्यादातर देखेंगे, कंप्रेसिव, टेंसाइल, एक्टिव और रिएक्टिव। क्या क्या बोला, टेंसाइल, कंप्रेसिव, एक्टिव, रिएक्टिव, राइट। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, ये मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने कोई फोर्स लगाए इस तरीके से। अब ये इक्वल अपोजिट फोर्स होने के कारण ये बॉडी रेस्ट में होगी और इसके शेप में थोड़ा सा क्या होगा, कमी आएगी। कुछ ये इस टाइप का शेप ये ले लेगी ये बॉडी, मतलब कि इसकी लेंथ में कमी आ रही है। जो इसकी इनिशियल लेंथ थी और जो इसकी फाइनल लेंथ थी, तो फाइनल लेंथ इज लेस देन इनिशियल लेंथ। अगर ऐसी कंडीशन हमें दिखाई दे रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब ये उसको कंप्रेस कर रहा है। दबाव बोल सकते हैं हिंदी में, कंप्रेशन मतलब दबाव होता है, तो कंप्रेसिव फोर्स है ये। तो फोर्स विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स द बॉडी। ये बात ध्यान रखनी है, अगर टूवर्ड्स द बॉडी है तो हमेशा कंप्रेसिव होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी है तो टेंसाइल होगा। टूवर्ड्स द बॉडी है तो कंप्रेसिव होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी है तो टेंसाइल होगा। जनरली कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव फोर्स कंसीडर करते हैं, एज अ नेगेटिव साइन उसको कंसीडर करते हैं, जिससे कि ये साइन कन्वेंशन है जो हमें जनरली हम लोग लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप कंप्रेशन को पॉजिटिव भी ले सकते हो, पर ऐसा मत करना क्योंकि कंफ्यूज हो गए, इसीलिए ज़्यादा बेहतर है आप पॉजिटिव लेकर चलिए। तो पॉजिटिव अगर आपका नेगेटिव लेके चलिए, तो कंप्रेशन है तो नेगेटिव होगा, टेंसाइल है तो लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, उस पर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया है, अवे फ्रॉम द बॉडी कोई फोर्स है, तो इसके कारण उस बॉडी के शेप में कुछ चेंज आएगा और उसकी लेंथ पहले से बढ़ जाएगी।
तो लेंथ जो फाइनल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी किससे, इनिशियल लेंथ से, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज टेंसाइल फोर्स, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर दिया है। तो टेंसाइल फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा जनरली हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव फोर्स। तो ये जो हमारे पास P फोर्स लगा है, ये फोर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव फोर्स है। तो फोर्स विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज व्हाट, टेंसाइल फोर्स। और अगर फाइनल लेंथ कम है इनिशियल लेंथ से तो ये हमारी कहलाता है कंप्रेसिव फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे हम लोग कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। टेंसाइल मतलब पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ये याद रखना। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब बॉडी से दूर, टूवर्ड्स द बॉडी मतलब बॉडी की तरफ। अवे फ्रॉम द बॉडी पॉजिटिव, टूवर्ड्स द बॉडी नेगेटिव, टूवर्ड्स द बॉडी कंप्रेशन, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंसाइल। टेंसाइल टेकन एज पॉजिटिव, कंप्रेशन टेकन एज नेगेटिव। अब दो फोर्स और होते हैं, एक और होता है कौन सा, एक्टिव, और दूसरा होता है रिएक्टिव फोर्स। एक्टिव फोर्स का मतलब है जो हमने लगाया, भाई जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया, अब इस ब्लॉक को मैंने किसी सरफेस पर रखा, है ना, तो चूंकि इसका मास है तो मास के कारण इस पर वेट एक्ट करेगा। अच्छा, वेट हमेशा याद रखना कहां पर काम करता है बेटा, सीजी पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट, ये हमेशा एक्ट होते हैं कहां पर, सीजी पर, सेंटर ऑफ द मास या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो हम लोग बोलते हैं उस पर ये एक्ट करते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब mg इसका एक्टिव फोर्स हो गया तो इस पर क्या होगा, सरफेस एक रिएक्शन देगी जो लगेगी इस बॉडी पर टूवर्ड्स द बॉडी। हमेशा याद रखना, रिएक्शन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द बॉडी। रिएक्शन हमेशा कहां लगेगी, टूवर्ड्स द बॉडी, और टेंशन हमेशा कहां रहेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। ये बातें ध्यान रखना। तो टूवर्ड्स द बॉडी अगर यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब एक्टिव के अगेंस्ट ही आई है। अगर ये mg नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं आती, अगर ये mg नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं आती। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रिएक्शन तभी आएगी जब आपका एक्टिव फोर्स होगा। तो एक्टिव फोर्स अगर है तो ही रिएक्टिव आएगा, अदरवाइज रिएक्टिव कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक्टिव और रिएक्टिव के बारे में क्या बोलेंगे, द फोर्स P इज एक्ट ऑन अ बॉडी विच इज नोन एज द एक्टिव फोर्स according to the third law of the motion, surface will exerted equal and opposite force. Okay, suppose this is nothing but the P. ये जो mg लग रहा है ये कुछ और नहीं है, P है। ये हमने एक P फोर्स लगा दिया। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये एक बॉडी है, इस पर हमने एक P फोर्स लगाया, तो ये बॉडी किसी सरफेस पर रखी है, इसने यहाँ से क्या दे दी, एक रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो इसकी तरफ लग गई। तो रिएक्शन कब लगी, जब हमने एक्टिव फोर्स लगाया। और ये कैसे आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बेटा, कि हर एक्टिव फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन होगी और वही कहलाएगी रिएक्टिव फोर्स, राइट। तो एवरी इक्वल एंड, मतलब आप बोलते ही हो कि यार एवरी एक्टिव फोर्स या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही बात यहाँ पर आ गई है कि एक एक्टिव आपने लगाया, एक एक्शन आपने किया है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन यहाँ पर जनरेट हो गई है। रिएक्टिव फोर्स ऑल्सो नोन एज रिएक्शन। इसीलिए जनरली हम लोग रिएक्शन को जो वर्ड यूज करते हैं, रिएक्शन वर्ड यूज करते हैं, ना कि रिएक्टिव फोर्स। तो याद रखना, जब भी हम बोले रिएक्शन है मतलब ये रिएक्टिव फोर्स है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग देख रहे हैं कि दो बेसिक प्रिंसिपल जो कि कहां पर यूज होते हैं, मैकेनिक्स में यूज होते हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस एक्ट टू अ बॉडी, देयर रिजल्टेंट एक्शन ऑन द बॉडी इज जीरो। मतलब यह है कि जैसे कोई भी हमने बॉडी ली है, अब इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया है P और इसी के कोलिनियर एक और फोर्स लगा दिया P, तो डेफिनेटली यार ये बॉडी कहीं मूव तो करेगी नहीं। तो ये बॉडी काय में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये बॉडी काय में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिजल्टेंट अगर जीरो है तो ये बॉडी कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। एग्जैक्टली इसका यूज क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम कहीं पर भी हमने फोर्स सिस्टम लिया, जैसे हमने यहाँ पर एक फोर्स ले लिया, अब इस फोर्स P को मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वल और अपोजिट एक फोर्स लगा दूंगा। ये सब सीखेंगे अपन अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एप्लीकेशन क्या है
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो अगर मैंने यहाँ पर P1 और P2 फोर्स लगाया और इस तरीके से लगाया कि P1 बराबर P2 बराबर P ही है, तो आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स लगा दिए हैं, सॉरी इक्वल अपोजिट कोलिनियर फोर्सेज लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये कंडीशन अगर मैंने अप्लाई कर दी है तो मैं इस तरीके से इस लोड को यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। तो सुपरपोजिशन का यूज हम लोग कब करेंगे? जब हमें किसी फोर्स को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा, तो उस जगह पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करने वाले हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे हमने एक कोई बॉडी ली और उस बॉडी पर एक पॉइंट O है जहां पर मैंने एक फोर्स लगाया P। अब मुझे इस पॉइंट P को इस पॉइंट O डैश पर या O1 पर लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा ये कि इस वाले जो बॉडी थी, इस बॉडी पर मैं क्या करूंगा, ये जो O था और ये जो O1 था, तो O पर मैंने लगाया था P फोर्स। अब O1 पर मैं क्या करूंगा, इक्वल अपोजिट और पैरेलल, सॉरी इक्वल अपोजिट और कोलिनियर P1 और P2 फोर्स में लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को इस फोर्स को यहां ट्रांसफर करना है। और इस तरीके से लगाऊंगा कि P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाए? P हो जाए। ऐसा करने पर क्या होगा? अब ये वाला P और ये वाला P2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कोलिनियर है। और कैंसिल होने के बाद इस बॉडी का इस पॉइंट O1 पर सिर्फ एक ही फोर्स बचेगा, वो है P1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू P। मतलब मैंने इस O से इस बॉडी में इस P को O1 पर क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। यस, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। कि मतलब हम किसी भी बॉडी में किसी फोर्स को उसी की लाइन ऑफ एक्शन में, देखो किसी भी फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो कहीं पर भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या क्या की जरूरत पड़ने वाली है? एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ने वाली है, दूसरी डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, तीसरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, और चौथी उसकी लाइन ऑफ एक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। ये चार चीजें मुझे रिप्रेजेंट करेंगी कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पर एक बॉडी ली और इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया F। तो ये फोर्स सपोज 10 न्यूटन का है, तो मैं बोलूंगा कि 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। 10 न्यूटन इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। और अगर कोई बोलेगा कि भाई मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो बॉस ये जो है ना, ये जो एरो का निशान हमने बनाया है, ये इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और ये जो बना रहे हैं हम, ये जो है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो आई होप आपको सबसे पहले तो ये जो टर्म है लाइन ऑफ एक्शन, ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये चार चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये बताते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इतनी चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि ये आपके बड़े काम में आने वाला है। राइट, इतना पार्ट। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर से वहीं पहुंचता हूं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर, तो क्या बोलना चाह रहा हूं समझना कि अगर मैं किसी भी फोर्स को किसी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहूं उसी की लाइन ऑफ एक्शन में, तो मैं कर सकता हूं। सिंपली ये बात बोली है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ने कि
मैं इस पॉइंट O से इस पॉइंट O1 पर इस फोर्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। आई होप ये तीनों फिगर आपको ये बात समझा रहे हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मे बी ट्रांसफर्ड, यस दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स O, जो कि यहां पर था और इसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन विदाउट अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बस याद रखिएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि O1 ऑलवेज बी टेकन इज इन अ बॉडी, इज इन अ बॉडी। तो O1 को हमेशा हमें कहां लेना है, बॉडी के अंदर लेना है। आप सोच रहे होगे सर ये सब क्यों है, ये सब क्यों है, ये सब की जरूरत पड़ने वाली बेटा, कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं, राइट। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। भाई ये क्वेश्चन आरजीपीवी में जुलाई 2008 में आ चुका है कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे डिप्लोमा में पढ़ चुके होंगे, है ना, और क्लास 11th में ये बात आप पढ़ते हो। नाउ हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक फोर्स हमने ले लिया F। F इज अ फोर्स विच मेक्स एंगल थीटा विद द OX, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। रिजॉल्व इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, हमें इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, विच आर नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को हम उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो अब सुन लो कि भाई किसी भी वेक्टर को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जो कंपोनेंट x के अलोंग होता है उसको मैं नाम दे रहा हूं fx, और जो कंपोनेंट y के अलोंग होता है उसको मैं नाम दे रहा हूं fy। fx हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये हमारा कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि y हमारी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो वर्टिकल क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष ये है और क्षैतिज अक्ष ये है, और एंगल कितना बना रहा है, फोर्स ऊर्ध्वाधर के साथ बना रहा है कि क्षैतिज के साथ, तो क्षैतिज के साथ बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे fx और fy, राइट। कंसीडर द ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x। यस, हमने क्या किया, मान लिया कि ये हमारे पास AB एक फोर्स है, और हमने यहां से एक क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नहीं, गड़बड़ हो गई मेरे से, जस्ट अ मिनट, इसको O ही मान लेते हैं। OA एक फोर्स है और हमने OX पर एक परपेंडिकुलर AB ड्रॉ किया है। यस, तो AB इज अ परपेंडिकुलर ऑन OX। OX पर AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री बनाएगा। डेफिनेटली अगर OA F को रिप्रेजेंट कर रहा है तो OB किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, OB किसको रिप्रेजेंट करेगा, OB रिप्रेजेंट करेगा FX को। और सिमिलरली अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और यहां पर एक पॉइंट मान लूं C, तो AC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, AC जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, OB के। तो AC बोल दूं या OB बोल दूं, अब ऐसा क्यों, क्योंकि वेक्टर्स को हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो सेम चीज होगी, मतलब यही चीज जो है वही ये भी होगी, राइट। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। डेफिनेटली ये अगर fx को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी fx को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर कोई बोले AB क्या होगा, तो AB जो है वो OC के बराबर होगा, और ये कहलाएगा हमारा fy। क्या कहलाएगा, fy, मतलब हमारा ये हो गया कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल ले लिया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, OBA। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कौन सा होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ हिंदी को लेकर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट। तो अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसका हिंदी याद नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बाद में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हमने ले लिया है और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या लगाया बेटा, सिंपल हमारा जो साइन और कॉस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगाया। अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या कहलाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनियस कितना है ओ ए। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई को, और ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने कॉस थीटा निकाला, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस कितना है वो है ओ बी और कर्ण कितना है ओ ए। अच्छा, जिनको ये बात निकालने में दिक्कत हो रही है कि आधार और कर्ण कैसे देखते हैं, तो याद रखना कोण के सामने, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो जो नीचे बचा वो कौन है, बेस, और बेस तुम लोगों को पता ही है, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही कॉस को भी बेस पसंद है। तो कॉस केस में आ जाएगा बेस, तो कॉस में आ जाएगा बेस, बेस कितना है हमारा ओबी, ओबी अपॉन ओ ए, ये हमारा बन गया कॉस थीटा। ओबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एफ एक्स को, और ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच मतलब एफ को। यहां से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो आई गॉट एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा। यस, ये हमारा रिजोल्यूशन हो गया। जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आया है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आ गया है एंड दैट विल बी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है वो आया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये आपको पता ही है वैसे भी कि जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में आ जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो कि आरजीपीवी में पूछा भी गया है आपको समझ में भी आया होगा और इसका डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये पूरा डेरिवेशन है इसका जो आपके काम में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। देखो, रिजॉल्व करने का मतलब होता है तोड़ना। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हमने क्या कर दिया, किसी भी फोर्स को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, क्योंकि आपके आरजीपीवी के बच्चे जो दोस्त हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि ऐसा कोई चैनल है जहां से हमें पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। राइट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।